हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 25 अक्टूबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि एक शुरू में ही हम लोग क्या करेंगे ना, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक ब्रीफिंग दे देंगे, ठीक है। जिससे कि ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा आसान रहेगा कि हम इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक सेट किए हैं आज के करंट अफेयर में। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, स्नो लेपर्ड के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स में कुछ और डेवलपमेंट हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, मालाबार अभ्यास क्या होता है ये पढ़ेंगे, मिशन मौसम के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस मैंने पाली को बात डिस्कशन किया था ना, अभिदम जो दिवस मनाया गया था उस टाइम पे, राइट। तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज के देखेंगे। उसके बाद एक कोरोवाई ट्राइब्स है इंडोनेशिया में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। क्योंकि वो ह्यूमन्स के फ्लेसेस खाते हैं, मतलब ह्यूमन्स के मांस को खाते हैं, ऐसी कहावत है। तो उसके लिए हम बेसिकली उसको भी डिस्कस करेंगे। हुआ क्या कि एक मीना करके एक ब्लॉगर थे, वो वहाँ विजिट किया था इंडोनेशिया में, तो इस वजह से थोड़ा चर्चा में है। तो कोरोवाई ट्राइब आपसे पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले कोरोवाई ट्राइब की ही बात करते हैं, ठीक है। धीरज मीना करके एक पर्सन है जिन्होंने बेसिकली विजिट किया दोस्तों इंडोनेशिया में, और इन ट्राइब्स से मुलाकात की, ठीक है। तो इन ट्राइब्स के बारे में बेसिकली आप देखोगे तो ये कहाँ की ट्राइब है, सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा। तो कोरोवाई ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, तो याद देखिए इंडोनेशिया पे, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालना होता है, मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो आप जो जनरल नॉलेज लेना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। अब जैसे ही बात आई देखो कोरोवाई ट्राइब्स की, ठीक है। तो कोरोवाई ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। अब जैसे ही इंडोनेशिया की बात आई, तो आपको इंडोनेशिया का देखो क्या क्या पता। आपके लिए आज होमवर्क दे रहा हूँ, मैं इसको कल ऐड कर दूंगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो इंडोनेशिया कौन सा लीडर है, मतलब पीएम कौन है अभी, या पीएम है या राष्ट्रपति है, जो भी होता है। क्योंकि बहुत सारे कंट्री में पीएम नहीं होते, डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। कहीं कहीं वाइस चांसलर होते हैं, जैसे जर्मनी में जाओ तो वहाँ वाइस चांसलर होता है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप प्लीज सर्च करिए, सर्च करके कमेंट करके बताइए कि इंडोनेशिया का लीडर, मेन लीडर कौन है, पीएम है या राष्ट्रपति है, कौन है, ठीक है। आप जस्ट नाम टाइप कर देना आपको। उसके अलावा आपको इंडोनेशिया की मैपिंग करनी है, ठीक है। आज आप कर लो, कल मैं आपको इसको ऐड करके समझाऊंगा कि मैपिंग कैसे की जाती है। तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो और कैसे करनी है चीजें, है ना। तो ये याद रखेंगे। अब कोरोवाई ट्राइब के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि ये इंसानों को खाते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है। अभी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में, मतलब लोग जानने लगे हैं, थोड़ा लोग आने लगे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आने लगे हैं, रिसर्च के लोग आने लगे हैं, तो थोड़ा सा ये लोग अब मेन स्ट्रीम मतलब बेसिकली कहते हैं दुनिया से ये जुड़ते जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी क्या, कि सर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग क्या करते हैं, इनको मतलब कपड़े बना देते हैं, इनके लिए घर बना देते हैं, ठीक है, रहने के लिए खाने पीने की सारी चीज़ें कर देते हैं, है ना। ऐसा आप चाहो, बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो इनका कल्चर अलग है, ये अपने आप में कल्चर है। आप कल्चर अगर आप चेंज करोगे तो इनके फूड हैबिट्स जो ये लोग खाते हैं, है ना। ये लोग जनरली क्या है, उनके पास ना तेल होता होगा ना मसाला होता होगा, है ना। जंगलों से जो भी जड़ी बूटियां हैं, जो भी कुछ लाके बनाते होंगे, वो लोग अब नेचुरली बनाते होंगे। अब आपका क्या करोगे, उनको कहोगे जी एमडीएच के मसाले दे दो, एवरेस्ट के मसाले दे दो, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों से कैंसर होने के खतरे बढ़ जा रहे हैं, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स में, मतलब लौटा दिए गए थे, है ना, बाहर से, राइट। तो अब ये ऐसे बेसिकली ये लोग जो चीजें खा रहे हैं शुद्ध खा रहे हैं। प्लस मैं आपको इंडिया की बात बताता हूँ, अंडमान निकोबार, है ना। लोग टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, तो जो वहाँ के ट्राइब्स है ना, उस ट्राइब को लोग समोसा दे देते हैं। मतलब समोसा बहुत चटपटा होता है खाने में। अब वो जब समोसा खाते हैं तो उनके पेट खराब हो जाते हैं, ठीक है। उनके हफ्तों हफ्तों तक, मतलब 15-15 दिन तक उनको लूज मोशन होते रहते हैं। ऐसी कई बार कंप्लेन आई, राइट। तो वहाँ पे फिर टूरिस्ट के बसेस के जो शीशे होते थे वो बंद कर दिया गया कि आप बस में बैठे हो तो आप शीशा नहीं खोल सकते। वहाँ पे गाइड प्रॉपर जाएगा, पुलिस वाला साथ में रहेगा कि आप शीशे खोल के कुछ फेंकोगे नहीं उनके पास। अगर उनको देखना है, मिलना है, आप मिल सकते हो। इनको खाने के लिए आप कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। तो इनको मेन स्ट्रीम में ऐड करना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट काम है। प्लस इनका कल्चर खत्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज, आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि जो ट्राइब्स होते हैं ना, इनके यहाँ रेप केसेस नहीं होते। इनके यहाँ रेप केसेस नहीं होते। इवन आप अगर इनको सर्च करोगे, जो कोटवाई ट्राइब्स है, ये वस्त्र नहीं पहन के रहते दोस्तों, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये कुछ नहीं पहनते, है ना। बहुत ज्यादा ज्यादा करेंगे तो कमर पे ये लोग कुछ बांध लेते हैं ऐसे, है ना। बस कमर पे बांध लेते हैं, अदरवाइज ये बिना कपड़ों के रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी इंडोनेशिया की मैपिंग हम लोग कल करेंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे दोस्तों स्नो लेपर्ड के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्नो दिवस मनाया गया दोस्तों 23 अक्टूबर को, राइट। तो आपके एग्जाम पॉइंट से देखो इसमें क्या क्या रिलेवेंट हो जाता है, उसकी हम एक बार चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले तो याद रखिए कब मनाया जाता है। तो ये कहाँ पूछा जा सकता है कि किस दिन मनाया जाता है। यूपीएससी में आजकल पूछा जा सकता है, क्योंकि मतलब अनप्रेडिक्टेबल है ये बेसिकली, ठीक है। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
तो अब पीसीएस वगैरह में देखो बेसिकली यूपी पीसीएस, आरएएस है ना, और बात करें तो एमपीपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी, इस इन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन आप छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये भी ले सकते हो, है ना, झारखंड के पीएससी के जो एग्जाम होते हैं, मतलब स्टेट पीएससी बेसिकली रख सकते हो, उसमें पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की गई थी तो याद रखिएगा 2013 में बिस्केक में, बेसिकली किर्गिस्तान के प्लेस है बिस्केक, यहाँ पे बेसिकली इसको अपनाया गया था। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ। जो ये हिम तेंदुआ होता है ना, हिस्नो लेपर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आप पाओगे ये 12 ही देशों में जनरली पाया जाता है। कौन कौन सा है देखोगे तो आप इंडिया के ही 5 पड़ोसी देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया करोगे तो 6 देश है। देखो, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया, टोटल 6 देश तो बस आसपास के हो गए। उसके अलावा देखोगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन्हीं जगहों पे बस पाई जाती है। टोटल 12 कंट्री में पाए जाते हैं ये स्नो लेपर्ड। ये दहाड़ते नहीं है, तो एक चीज याद रखिए कि ये स्नो लेपर्ड दोस्तों दहाड़ते नहीं है। ठीक है, बस ये हुर्र हुर्र ऐसे है, बस आवाजें निकालते हैं, राइट, लेकिन ये दहाड़ते नहीं है। तो ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाता है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ये स्नो लेपर्ड दहाड़ते नहीं। ये लोग स्नो लेपर्ड दोस्तों दहाड़ते नहीं है। जनरली पाया क्या जाता है तो लगभग 500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से ये लोग पाए जाते हैं। भारत में कितने हैं तो 718 है। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो याद रखिएगा लद्दाख में। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और आपको बताना है कि लद्दाख का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है और इससे लगा हुआ देश कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए हमें, है ना। तो याद रखिए सबसे ज्यादा लद्दाख में और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, आपसे एग्जाम के लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा यूनिसिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे देखो ब्रिक्स की। ब्रिक्स के लगभग लगभग हमने सारे टर्म्स पढ़ रखे हैं। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि देखो ब्रिक्स के ना नोट्स बेसिकली मतलब इस बार पब्लिश किए गए, जो आपका कजान डिक्लेरेशन था यहाँ पे, है ना। तो अब देखो नोट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। ये यूपीएससी में खासतौर पर ऐसी चीजें पूछ ली जाती है ना। यूपीएससी या पीएससी में डायरेक्टली पूछ लेते हैं लोग। तो आप देखो यहाँ पे ताजमहल को भी इन्होंने ऐड किया है इस नोट में, है ना। ठीक है, तो जब ताजमहल को ऐड किया तो आपको ताजमहल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये हम आगे ऐड करेंगे, आपके लिए आज होमवर्क है, ताजमहल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ो आप, है ना। कब बनवाया, किसने बनाया, कौन सी सदी में बना, है ना, और कोई रिलेवेंट है कि इस कौन सी नदी किनारे बना हुआ है, कौन से स्टेट में है, और स्टेट में है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपको बेसिकली पढ़ के रखना। जो यूपी के उनको सबको पता होगा, लेकिन यूपी से बाहर हो सकता है बहुत लोग को नहीं भी पता होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना। ठीक है, तो ये देखिएगा इसमें बेसिकली जो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स थे, नोट के पहले वाले फ्रंट पेज की बात करिए, फ्रंट है। इस फ्रंट में बात करो, देखो इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है और रसिया है। तो फर्स्ट वाले पेज पे इन्होंने क्या किया है, जो ब्रिक्स के मतलब ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनके फ्लैग्स लगाए गए हैं, उनके कुछ बेसिकली मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके पीछे देखोगे तो जो मेंबर्स बन चुके हैं उनकी भी है, और जो मेंबर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्विंग इनको स्टेटस दे रखा है, वो सारे कंट्री के फ्लैग्स भी इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, राइट। अब मैं बात करूँ अगर ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन सा था, याद रखिएगा ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था। ये 2009 में फाउंड हुआ। 2010 में कौन ऐड हो गया, साउथ अफ्रीका। तो हम ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ठीक है, ये इतने मेंबर हैं। सऊदी अरब ऐड तो किया गया लेकिन ऑफिशियली इन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, अर्जेंटीना तो डायरेक्टली मना कर दिया कि हम आपका पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक, कब ये आया था कॉन्सेप्ट, ये आया था दोस्तों 2001 में। जिम ओ'नील करके एक इकोनॉमिक्स थे, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने कहा था कि ब्रिक्स नेशन बनाने चाहिए, ये आने वाले समय में बहुत बड़े इकोनॉमी होंगी और पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगी। कौन कौन सी कंट्री थी इसके बारे में इन्होंने कहा था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना के बारे में कहा था। फिर 2006 में इनके फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग होती है, और इन्होंने 2009 में क्या करते हैं, ब्रिक्स को स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिक स्टार्ट करते हैं, ब्रिक्स बाद में होता है। ठीक है, तो ब्रिक को स्टार्ट कर देते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना को, राइट। 2010 में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका को ऐड किया जाता है और जो ब्रिक था, ठीक है, वो ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन होता है साउथ अफ्रीका में 2023 में, जहां पे क्या करते हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को हम कहते हैं ऐड होने के लिए, जिसमें से अर्जेंटीना मना कर देता है यूएसए के प्रेशर में, और सऊदी अरब ने यूएसए के प्रेशर में अभी तक कंफर्म नहीं किया है ना। ये कब की बात है, 1 जनवरी 2024 की बात है। अभी मीटिंग हुई है, इसके बाद कहाँ होगी मीटिंग, अगली मीटिंग कहाँ होगी ये भी याद रखना, इंडिया में होने वाली है, क्योंकि देखो इसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप याद रखिएगा, ये कहाँ होगी, रसिया में होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको।
उसके अलावा बात करें तो ये देखो वर्ल्ड का लगभग 50% के आसपास पॉपुलेशन रखता है, मतलब आधी आबादी रखते हैं, 41%, लगभग आधी आबादी। जीडीपी भी लगभग आप देखोगे तो 1/4 के आसपास हमारी जीडीपी का, मतलब ग्लोबल जीडीपी का, मतलब अगर पूरे देश में अगर 100 रुपया है तो पूरे देश का 24 रुपया ये बस 8-9 कंट्री मिलके ही बना देते हैं, ठीक है। और लगभग ट्रेडिंग कितना करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है सामान पूरे वर्ल्ड में देना लेना, ये वाली जो ट्रेडिंग, इसको ट्रेड बोलते हैं, ग्लोबल ट्रेड। ये लगभग 16% के आसपास करते हैं। 100 रुपये से मान लो 16 रुपये का ट्रेड यही देश मिलके करते हैं। बाकी अगर आप 84 लोग, मतलब 84%, तो वो बाकी के जो 185-86 देश बच जाएंगे वो लोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसका एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहले इसको ब्रिक बैंक के नाम से जानते थे। 2012 के आसपास इन्होंने, हमने क्या कर दिया था, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम कर दिया था। तो याद रखिएगा, इसकी करेंसी लॉन्च हुई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करेंगे देखो मालाबार अभ्यास की। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आपसे एक और अभ्यास के बारे में डिस्कस किया था, वो मैंने ऐड किया है यहाँ पे। क्या नाम था उसका? नसीम अल बहर, ठीक है। नसीम अल बहर किनके बीच है? तो भारत और ओमान के बीच में है दोस्तों, नसीम अल बहर, ठीक है। और इनका एक दो अन्य भी है, मैंने बताया था, अल नजा और अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6। ये बेसिकली भारत और ओमान के बीच में होता है। अब मालाबार किस दिन के बीच में होता है? देखो मालाबार जो युद्ध अभ्यास चालू हुआ था 1992 में दोस्तों ना, ये बस भारत और अमेरिका के साथ होता था। लेकिन हुआ क्या कि 2007 में इसका विस्तार करके इन्होंने क्या कर दिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ में शामिल कर दिया। अगर आप क्वाड को समझेंगे, क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में भी 4 ही देश हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, और नहीं, जापान नहीं है, नहीं है, जापान है। अमेरिका है, सॉरी यहाँ पे नहीं, गलत बोल दिया मैंने। यूएसए है, ठीक है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड में ये 4 मेंबर हैं, ठीक है। ये 4 मेंबर है, मैंने यहाँ गलत से बोल दिया, ठीक है, सॉरी। ये एक्चुअली युद्ध अभ्यास इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वाड में दोस्तों 4 मेंबर है। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार देखो, युद्ध अभ्यास तो हम करते हैं, तो एक ऐसा युद्ध अभ्यास भी हो जाए, प्लस हमारी क्वाड की समिट भी होती रहती है, तो हम ये दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की 2 चीजें होगी, एक तो ये युद्ध अभ्यास भी करते हैं, इनकी एक मीटिंग भी होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। याद रखिएगा। एक और इन्होंने एक पहल चालू की है, मैत्री करके, अभी रिसेंटली डेवलपमेंट है 2024 का, राइट। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मैत्री क्या है। तो मैत्री बेसिकली क्या है कि जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है, उनके कॉपरेशन के लिए चालू किया है रीजनल लेवल पे, ठीक है। तो ये क्वाड को ही बेसिकली डेडिकेटेड है, राइट। तो याद रखिएगा, ये क्वाड पूछ देता है, मतलब मैत्री पूछ देगा, मैत्री किससे संबंधित है, आप याद रखेंगे क्वाड से संबंधित। तो क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। कब बना था? 2007 में। हाँ, बीच बीच में कई बार ऑस्ट्रेलिया कहा कि हम नहीं रहेंगे, फिर कहा हम रहेंगे, तो वो थोड़ा सा है, राइट। बट ओवरऑल बात करें तो इसमें 4 मेंबर आते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो बेसिकली ग्रुप लेवल पे होती हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे ग्रुप लेवल की बात करें, देखो ये जैसे ये नसीम अल बहर की बात करोगे तो ये बस 2 देश मिलकर करते हैं। लेकिन आप ये देखो, ला पेरोस, इसमें कई सारी कंट्री हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, फ्रांस है, जापान है और यूके है। फिर ऐसे ही सेल्वेक्स की बात करो तो भारत और अमेरिका, राइट। सी ड्रैगन की बात करो तो भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया। गार्जियन की बात करो, देखो जहाँ पे धर्म या गार्जियन की बात आएगी ना, तो हमेशा याद रखना वहाँ पे जापान होगा। तो ये याद रखिएगा, ये धर्म गार्जियन एक हम करते हैं, वीर गार्जियन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जहाँ गार्जियन आ जाएगा वहाँ पे जापान रहेगा। तो भारत और जापान के बीच गार्जियन होता है। और काकाडो की बात करें तो दोस्तों, ये भारत मतलब ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, हर 2 वर्ष पे होता है, ठीक है। मालाबार क्षेत्र, मालाबार देश के, ठीक है, मालाबार देशों के बीच में, मतलब ये क्वाड के बीच में, ठीक है। क्वाड में कौन कौन से कंट्री है? मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका जापान है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपकी एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब मैप में अगर आपको देखना है तो एक बार देख सकते हो। अच्छा, क्वाड बनाने का एक पर्पस बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, क्वाड क्यों बनाया गया, उसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि देखो, एशिया की अगर बात करोगे अपना, तो एशिया में सबसे बड़ा उभरता हुआ देश कौन सा है? इंडिया है। इधर नीचे देखोगे तो पैसिफिक ओशन से लगा हुआ ऑस्ट्रेलिया है, और इधर देखोगे तो आप अमेरिका जाता है, और यहाँ पे जापान। अब चाइना देखो यहाँ पे है। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए इसके देखो, राइट में कौन है? जापान है, लेफ्ट में कौन है? इंडिया है, नीचे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो बेसिकली ये ग्रुप इन्होंने बना रखा है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट मेजरली में अगर बात करें क्वाड में क्या है, तो वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। अब चाइना काउंटर करने के लिए उसके देश के बगल में कौन होना चाहिए? एक प्रतिद्वंदी होना चाहिए। तो भारत के लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को डेवलप करना, राइट, हम डेवलपिंग कंट्री हैं,
और लिस्ट डेवलप हैं बेसिकली, अगर कायदे से बात करें हम लोग तो हम लोग को डेवलप करना है तो इन देशों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के पास क्या है, अमेरिका के पास दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत है, जापानियों के पास क्या है, डिसिप्लिन बहुत है ना, इनके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ऐसे जब आप करोगे ना तो सबके साथ मिलकर कॉपरेट करके करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। क्यों, एक रीजन और भी है। चाइना क्या करता है, चाइना दोस्तों, जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी देखो ये वाला एरिया, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये वाला एरिया आपका साउथ चाइना सी है। ये मैंने जूम करके, ये देखो ऐसे दिखता है। अब जो साउथ चाइना सी है ना, इसकी लड़ाई बहुत है। जैसे ये रेड वाला देखो आप, ये जो रेड वाला एक लाइन गई है, ये वाला है ना, ये जो जा रही है अभी, अब इस एरिया को चाइना कहता है कि पूरा मेरा है, ठीक। अब फिलीपींस क्या कहता है, फिलीपींस कहता है कि ये फिलीपींस है ना, ये कहता है कि ये पूरा एरिया मेरा है, ठीक। उसके बाद ब्रुनई क्या कहता है, ब्रुनई कहता है कि ये पूरा एरिया, ब्रुनई ये देश है यहाँ पे है, ये कहता है ये पूरा मेरा एरिया है। फिर उसके बाद वियतनाम क्या कहता है, वियतनाम कहता है कि जी ये पूरा एरिया मेरा है ना। फिर उसके बाद मलेशिया भी कहता है जी ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। अब आप बताओ, जब इतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट होंगे इस एरिया में, तो कैसे क्लियरफाई होगा कि कौन सा इस एरिया किसका है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये सब भी चीज़ें काउंटर करने के लिए ये क्वाड एक अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है ना। तो याद रखिए, साउथ चाइना सी भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। अब बात करेंगे मिशन मौसम। देखो अभी क्या होता है ना कि नेचुरली बारिश होती है हमारे देश में, है ना, बादल बनते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठंडे होते हैं, बरस जाते हैं, यही होता है जनरली, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बारिश नहीं होती, जैसे अगर अभी देखो नवंबर आ रहा है ना, जब दिवाली के आसपास दिल्ली की हालत ऐसी हो जाएगी, दिल्ली में आप सांस नहीं ले सकते हो, यहाँ पे एकदम बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। नवंबर में एकदम बुरा हाल हो जाता है, आप मतलब सोच लो कि आप 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पे कुछ देख नहीं पाते हैं, जैसे लगता है कि मतलब ठंडी का मौसम है, फॉग है पूरा, फॉग इन द सेंस जो ठंडी वाले जिसे कोहरा बोलते हैं हम लोग, कुहासा बोलते हैं, वो होता नहीं है लेकिन लगता वैसा है, और पूरा का पूरा धुंध रहता है, ठीक है। अब उसको देखो कैसे खत्म किया जा सकता है, तो देखते हो एक खत्म करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि पटाखे वटाखे ना बजाएं, अब वो मानेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसको बारिश करा के हम इसको, देखो बारिश में कितना मौसम क्लीन हो जाता है ना, कहते हैं पहली बारिश में नहीं बिगना चाहिए, क्यों, क्योंकि पहली बारिश में जितने एटमॉस्फेयर में मतलब खराब तत्व रहते हैं, घूमते रहते हैं, पहली बारिश के बाद वो साफ हो जाता है मौसम, फिर उसके बाद बारिश होती है तो आप आराम से नहा सकते हो उसमें, है ना। तो अभी बात क्या चल रही है, देखो हम क्या करेंगे, वेदरिंग स्टेशन से मॉनिटर करेंगे कि क्या यहाँ पे क्लाउड फॉर्मिंग हो सकता है, जो बादल हैं, ठीक है। अगर हमें सिग्नल मिलता है पहले स्टेज पे कि हाँ इसमें क्लाउड सीडिंग हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे सिल्वर आयोडाइड एरोसेल डालेंगे, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का हम बेसिकली छिड़काव करेंगे, जिस आप सीधी बात समझ बताओगे, साल्ट, नमक का छिड़काव करेंगे, ऐसा समझ लो। ये क्या करता है, ये क्लाउड फॉर्मिंग में बेसिकली मदद करता है, ठीक है। तो हम इसको प्लेन में लोड करेंगे, प्लेन उड़ा के इसके ऊपर से गुजारेंगे और यहाँ पे छिड़काव करेंगे, फिर एक क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है ना, वाटर के वेपर्स जो बूंदे होती है, वो बनाना चालू कर देगा। जब ये बनाना चालू करेगा, धीरे 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 देखोगे बादल, जो घने काले बादल होते हैं, उसी से तो बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक जगह बहुत सारे पानी इकट्ठा हो जाते हैं, ये फॉर्म फॉर्म करेगा, और जब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ये पानी की बूंदे नीचे गिरना चालू हो जाएंगी। फिर जिस एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ बारिश करा के क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मौसम को क्लीन कर सकते हैं, पहला बेनिफिट। एग्रीकल्चर जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे बारिश कराई जा सकती है, दूसरा बेनिफिट, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। सोच के देखो कितना एक अच्छा पहल हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कर सकते हैं, पावर जनरेशन में कर सकते हैं, पावर जनरेशन में कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि यार ये हम एक तालाब बना देते हैं, लेक बना देते हैं, यहीं पे बारिश कराते हैं और यहाँ से डैम बना के पानी छोड़ते रहते हैं, क्लाउड बारिश कराते हैं, पानी छोड़ते हैं, बारिश कराते हैं, पानी छोड़ते हैं। तो एक पावर जनरेशन में भी एक अच्छा हम कर सकते हैं। प्लस वाटर पोल्यूशन, वाटर वाटर पोल्यूशन भी हम रोक सकते हैं, एयर पोल्यूशन रोक सकते हैं, राइट। जैसे आप यमुना नदी दिल्ली में बहुत गंदी है, ठीक है, पानी की भी बहुत कमी है, तो हम यमुना नदी के ऊपर बेसिकली क्या कर सकते हैं, उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश करा दें, राइट, जिससे कि उसका पानी का थोड़ा सा स्तर भी बढ़ जाए और पानी साफ भी हो जाए, और नालों वगैरह का बंद के ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगा के उसको हम सही कर सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि बेसिकली क्लाउड फॉर्मिंग कैसे होता है, मतलब बादल कैसे बनाते हैं, है ना, बारिश के लिए। चलो अब बात करें देखो क्लासिकल लैंग्वेज की। तो ये मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो अभिदम जब दिवस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पाली को एज ए क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। तो कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया तो है ही। अभी क्या ऐड हुआ है, मराठी, पाली, प्राकृत, असामी और बंगाली, ये याद रखिएगा। अब
कैसी लैंग्वेजेस को दिया जाता है, तो देखो उस लैंग्वेज को कम से कम 1500 से 2000 वर्ष से अधिक बोला जा रहा हो, मतलब 2000 सालों से बोला जा रहा हो, ठीक है। एक तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, प्लस वो एक मूल्यवान विरासत के रूप में उसको माना जा रहा हो, है ना, कि यार हमारे लिए बहुत ही मतलब गौरवान्वित विषय है या हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। और उससे कुछ साहित्य भी मिले, राइट, उसकी साहित्यिक परंपराओं का किताबें मिले, है ना, कुछ भाषा मिले कि कुछ किताबें लिखी गई उस भाषा में, राइट। तो ये सारे क्राइटेरियाज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रखती है कि अगर ये सब क्राइटेरिया फॉलो होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर देंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, अच्छा आपके दिमाग में आएगा सर याद कैसे करेंगे, आप ध्यान दो जितने मतलब साउथ के स्टेट हैं, तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़, कहाँ केरल, मलयालम नहीं, मलयालम केरल, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आप देखोगे तो जान लिया आंध्र प्रदेश वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। तो आप देखो जितने साउथ के स्टेट हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये पांचों राज्यों को मतलब पहले तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही में था, तो आप देखोगे इनके चार स्टेट के चारों लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं, प्लस इसके बगल में क्या है, उड़ीसा है, ठीक है। अब कर्नाटक के ऊपर देखोगे तो इधर क्या आ जाता है, मुंबई आता है। तो देखोगे साउथ के जो लगे हुए लगभग राज्य है ना, उनके सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके अलावा एक पास बात करोगे तो एक साथ दोनों आ जाते हैं, आसामी, बंगाल, बंगाल और आसाम एक पास पास आ जाते हैं। पाली, संस्कृत और प्राकृत, ये पुरानी लैंग्वेजेस है, सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में ये तीनों आती हैं, ठीक है। तो ये तीनों पुरानी हो जाएंगी, और एक मराठी तो मैंने बता ही दिया कि इसके साथ आप ऐड करोगे तो छह तो ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। तो छह इधर हो गए, नीचे सबसे साउथ में 6 हो जाएंगे, ठीक है। दो हो गए क्या, आसामी और बंगाली, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, मैंने और कितने बता दिए, तीन, कौन कौन से, संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो आप ऐसे जब बाइफरकेट करके याद करने की कोशिश करोगे ना, तो एकदम आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको बोला था इंडोनेशिया का आपको क्या करना है, इंडोनेशिया की मैपिंग करनी है और कमेंट करके बताना है कि इंडोनेशिया के कौन कौन से पड़ोसी देश है, पहला। दूसरा काम आपका क्या है, दूसरा काम ये है कि आप ये बताओगे कि पीएम कौन है या प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।